बट मिकासा ने एरन के ग्रेव पर कभी उसका नाम लिखा ही नहीं था और इसका रीजन काफी इमोशनल है और उन्हीं में से सबसे डार्क और सैडेस्ट हिंट हमें सीजन 1 में ही मिल गया था। वेल यही नहीं, एनिमे के अंदर एक और ऐसा हिडन इमोशनल मोमेंट है जो प्रूव करता है कि चाहे एरन बाहर से कितना भी कोल्ड बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन अंदर से तो वो टूटा हुआ है। अटैक ऑन टाइटन सिर्फ एक्शन और प्लॉट ट्विस्ट के लिए फेमस नहीं है। इस एनिमे के अंदर ना जाने कितने सारे हिडन इमोशनल मोमेंट भी भरे पड़े हैं जिन्हें कि तुमने बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया होगा। एंड आज मैं तुम्हें उन्हीं हिडन इमोशनल मोमेंट और उसके पीछे का डीप मीनिंग बताने वाला हूँ। जैसे कि तुमने एनिमे के अंदर बैरथोल्ट को ऐसे वियर्ड पोजीशन में सोते हुए तो देखा ही होगा, अब ये मत कहना कि नहीं देखा। खैर इसके पीछे का जो रीजन है वो काफी ज्यादा सैड है। बेसिकली ये डायरेक्ट रेफरेंस है टैरोट कार्ड के दी हैंग्ड मैन से। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर हैंग्ड मैन का मतलब क्या है। वेल हैंग्ड मैन का मतलब होता है वो मोमेंट जब तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि अब तुम्हारी लाइफ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, एंड ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है और तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, फेथ को एक्सेप्ट करना। एग्जैक्टली यही चीज हमें बैरथोल्ट के कैरेक्टर के अंदर दिखाया गया है। वो हमेशा थोड़ा लॉस्ट और थोड़ा सा हेल्पलेस लगता है, जैसे कि मानो उसके पास अपनी खुद की कोई चॉइस ही नहीं है। एंड सच कहूँ तो हैंगमैन के बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, लाइक पेशेंस, सैक्रिफाइस, न्यू पर्सपेक्टिव, और जो चीज हमें बैरथोल्ट के अंदर दिखाया गया है वो है सैक्रिफाइस। लेकिन सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट क्या है पता है, ये एक्चुअली एक फॉरशैडोइंग है। इस एमएसएन से हमें बहुत पहले ही हिंट दे रहे थे कि आगे चलकर बैरथोल्ट दूसरे के प्लान के बीच फंस जाएगा और एंड में सैक्रिफाइस बन जाएगा किसी और के लिए, जो कि ऑलरेडी उसके साथ हो चुका है। अगर तुम्हें याद हो तो आर्मिन को बचाने के लिए बैरथोल्ट को ही सैक्रिफाइस किया गया था। नाउ ये तो मैंने अभी तुम्हें सिर्फ एक ही हिडन इमोशनल मोमेंट और उसके पीछे का डीपर मीनिंग बताया है, लेकिन अभी भी 15 और ऐसे मोमेंट्स बाकी है जिनमें से कुछ तो इतने ज्यादा इमोशनल है जिसे देखने के बाद तुम लिटरली खून के आंसू रोने वाले हो। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नाउ अटैक ऑन टाइटन में एक हिडन इमोशनल मोमेंट ऐसा भी है जो शायद बहुत लोगों ने मिस कर दिया होगा, और ध्यान से देखा जाए तो ये डिटेल डायरेक्टली एरन के कैरेक्टर से कनेक्टेड है। अगर तुम्हें याद हो तो एरन के चाइल्डहुड फ्लैशबैक में हमें एक बटरफ्लाई को दिखाया गया था जिसके पीछे की छोटा एरन भाग रहा था। उस वक्त एरन इनोसेंट था और वो दुनिया को एक नॉर्मल बच्चे की तरह देखता था, लेकिन फिर स्टोरी साइलेंटली एक डार्क ट्विस्ट लेती है क्योंकि एक ओपनिंग में हमें वही सेम बटरफ्लाई को डेड दिखाया गया था। और ये कोई रैंडम स्क्रीन नहीं है, एक्चुअली ये डेड बटरफ्लाई सिंबलाइज करता है एरन हिमसेल्फ को। लेकिन वो कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। ओपनिंग में उसी बटरफ्लाई को डेड दिखाना साइलेंटली ये फॉरशैडो करता है कि अब एरन इनोसेंट नहीं रहा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वैसे वैसे वॉर्स, पेन और क्रूल रियलिटी ने उसे अंदर से कम्प्लीटली चेंज कर दिया। फिजिकली तो वो ग्रो हुआ लेकिन अंदर से पूरी तरीके से टूटता गया। और डेड बटरफ्लाई ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्रीडम के पीछे भागते भागते एरन ने अपनी इनोसेंस को ही लॉस कर दिया। लेकिन अगर बात इनोसेंस को छोड़कर इमोशन की आती है तो एरन ने अपने इमोशन को खोया नहीं था, बल्कि वो तो उसे सिर्फ छुपा रहा था, जिसका परफेक्ट एग्जांपल ये वाला स्क्रीन है। बेसिकली हम सबको ये तो पता ही है कि एरन ने अपने फ्रेंड्स को खुद से इसीलिए दूर करा था ताकि वो उसे हेट करे और उसके डिसीजन का बर्डन अपने ऊपर फील ना करे। इसलिए एरन ने आर्मिन को गंदा पेला और मिकासा से बुरी बातें कही, क्योंकि वो मिकासा को थोड़ी ना पेल सकता है। खैर सरफेस लेवल पर देखे तो ऐसा लगता है कि उस मोमेंट पर मिकासा और आर्मिन सबसे ज्यादा हर्ट हुए थे, लेकिन ऑनेस्टली अगर ध्यान से देखो तो उस टाइम सबसे ज्यादा ब्रोकन खुद एरन था। क्योंकि अगर तुम उस स्क्रीन को क्लोजली नोटिस करो तो यहाँ एरन अपने टीयर्स को होल्ड बैक कर रहा था। वो बस बाहर से अपने आप को कोल्ड दिखा रहा था, लेकिन अंदर से वो कम्प्लीटली इमोशनल था। वेल यही नहीं, एनिमे के अंदर एक और ऐसा हिडन इमोशनल मोमेंट है जो प्रूव करता है कि चाहे एरन बाहर से कितना भी कोल्ड बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन अंदर से तो वो टूटा हुआ है। बेसिकली ये वो मोमेंट है जब एरन और ज़ीक पास के थ्रू ग्रीसा येगर की मेमोरीज को देख रहे थे। तब पूरे टाइम एरन बाहर से बिल्कुल इमोशनलेस एक्ट कर रहा था और शायद ज़ीक को भी वही लगने लगा था। लेकिन फिर आता है एक स्मॉल मोमेंट जो कि उसके पूरे कैरेक्टर को ही एक्सपोज कर देता है। जैसे ही ज़ीक उसकी तरफ देखना बंद करता है तब एरन छुपके से पीछे मुड़कर अपनी फैमिली को देखता है, और अगर तुम उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से नोटिस करो तो उसकी आंखों में सैडनेस क्लियरली विजिबल हो रहा है। वो मोमेंट बहुत शॉर्ट था, लेकिन उसने साइलेंटली ये रिवील कर दिया कि एरन अभी भी अंदर से इमोशनली कनेक्टेड है। वो बस अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा था, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि जिस बात पर वो चल रहा है वहाँ इमोशंस उसे वीक बना सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर तुम यही सेम मोमेंट मांगा में देखो तो वहाँ एरन का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा पेनफुल है। और मेरे हिसाब से मांगा का हर पैनल कहीं ना कहीं एनिमे से बढ़िया होते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी है जहाँ पर मांगा से ज्यादा बढ़िया एनिमे के अंदर दिखाया गया है। तुम्हें वो स्क्रीन तो याद ही होगा जहाँ रमलिंग के बाद एरन और आर्मिन एक दूसरे से बात कर रहे थे। मांगा के अंदर वहाँ सिर्फ कोलोसल टाइटन के जायंट फुटप्रिंट्स को दिखाया गया था, लेकिन ऑन द अदर हैंड एनिमे के अंदर हमें उन दोनों को लिटरली खून के समुद्र
समुद्र के बीच दिखाया गया था। सच कहूँ तो एनिमे ने स्क्रीन को और भी ज्यादा इमोशनल बना दिया, क्योंकि वो ब्लड ओशन साइलेंटली ये दिखा रहा था कि एरन ने कितना हॉरिफाइंग पाथ चूज करा है। लेकिन इस पूरे मूवमेंट का सबसे इमोशनल पार्ट एक्चुअली आर्मिन था, क्योंकि आर्मिन ने कभी भी रमलिंग को सपोर्ट नहीं करा, लेकिन फिर भी उसने एरन का पेन और उसका बर्डन शेयर करा। अक्सर सभी लोग एरन और मिकासा की लव की बात करते हैं, लेकिन कोई भी एरन और आर्मिन के प्यार बॉन्ड की बात नहीं करते। खैर, अगर तुम अभी तक रोए नहीं हो तो रेडी हो जाओ, क्योंकि अब आगे जो हिडन इमोशनल मोमेंट आने वाले हैं उन्हें देखने के बाद तुम डेफिनेटली रोने वाले हो। गाइज, मैंने रिसेंटली एक स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है और अब तक मेरा एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा है। अपकमिंग T20 और ODI मैचेस के साथ काफी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं अपना नेक्स्ट प्रेडिक्शन प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर तुम भी प्लेटफॉर्म ट्राई करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफी सिंपल है और सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में कंप्लीट हो जाता है। न्यू यूजर्स रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्रोमो कोड Supreme100 यूज करके अप टू 70,000 वेलकम बोनस का बेनिफिट ले सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए UPI, फोन पे एंड बैंक ट्रांसफर जैसे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन डिटेल और प्रोमो कोड कमेंट सेक्शन में पिन है, इंटरेस्टेड हो तो एक बार चेक जरूर करना। बाकी मम्मी ने तो बचपन में सिखाया ही होगा कि अनजान लोगों से चॉकलेट लेना नहीं चाहिए। नाउ अब वापस उस मोमेंट पर चलते हैं जहाँ सभी लोग एनी को गुड बाय कह रहे थे। उस स्क्रीन को देखकर ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे सबने एनी को फॉरगिव कर दिया हो, या कम से कम अपने पास्ट को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर किसी ने एनी को कम्प्लीटली फॉरगिव नहीं किया है तो वो लीवाई अकरमैन है। लीवाई ज्यादा बोलता नहीं है, लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं भूलता जिन्हें कि उसने लॉस किया है। उसे अभी भी अच्छे से याद है कि एनी ने उसकी स्क्वाड के साथ क्या किया था, कैसे उसने एक एक करके उन लोगों को उसे छीन लिया जिनकी लीवाई जेन्युइनली केयर करता था। और शायद इसीलिए जब सब लोग एनी को गुड बाय बोल रहे थे तब लीवाई उसे देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। वो अननेसेसरी हेट नहीं दिखा रहा था, बस वो इतनी इजीली सब कुछ भूलना नहीं चाहता था। वेल, अब अगर तुम्हें ये लगता है कि लीवाई सिर्फ अपनी क्लोज फ्रेंड की केयर करता है तो तुम गलत हो, क्योंकि वो लिटरली अपने हर एक टीममेट की केयर करता है, जिसका कि एक और परफेक्ट एग्जांपल ये स्क्रीन है। बेसिकली एनी के अटैक के बाद जब दो स्काउट्स अपने डेड टीममेट की बॉडीज वापस लेने जाना चाहते थे तब लीवाई ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था। हालांकि फिर भी वो दोनों स्काउट्स अपने फ्रेंड की बॉडी लेने वापस चले जाते हैं। एंड जब वो बॉडीज को लेकर वापस आ रहे थे तब वो टाइटन्स को भी साथ ले आ रहे थे, जिसकी वजह से लीवाई को उन बॉडीज को भी फेंकना पड़ा जिन्हें कि वो एटलीस्ट बचा पाए थे। एंड उन्हीं बॉडीज में से एक बॉडी पेट्रा की भी थी। खैर, बाद में उन टाइटन से छुटकारा पाने के बाद जब वो बेवकूफ स्काउट्स कैप्टन लीवाई से माफी मांगने आए थे तब लीवाई ने उन्हें एक पैच दे दिया था और कहा कि ये उसके फ्रेंड का ही है। लेकिन सच तो ये है कि वो पैच उसके फ्रेंड का नहीं बल्कि पेट्रा की बॉडी से लीवाई ने लिया था, एक आखिरी निशानी के तौर पर। एंड देखा जाए तो लीवाई को जो चीज पसंद आता है वो किसी न किसी तरीके से उससे छीन लिया जाता है। एज वी ऑल नो कि लीवाई जब छोटा था तब उसकी लाइफ रफ थी, बहुत रफ। हर छोटी चीज के लिए लड़ना पड़ता था, खाना, जगह, सेफ्टी, ये सब गारंटीड नहीं था। इसीलिए जब उसने पहली बार अपने लिए कुछ अर्न किया मेहनत करके तो वो बस एक टी कप था। आई नो ये तुम्हारे लिए बस एक टी कप हो सकता है, लेकिन लीवाई के लिए वो सिर्फ एक कप नहीं था बल्कि उसके हार्डवर्क का रिवॉर्ड था, एक छोटी सी लग्जरी चीज जो कि उसने खुद के लिए लिया था। और जब उसने पहली बार उसे नॉर्मल तरीके से उठाया हैंडल से पकड़कर तब उसका हैंडल ही टूट गया, साथ ही में वो छोटी सी हैप्पीनेस भी चला गया। एंड मेरे हिसाब से ये सभी छोटे क्रिएटर्स ने तो फील करा ही होगा। बेसिकली जब तुम कोई वीडियो अपनी पूरी जान लगाकर बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, एडिटिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो और जब व्यूज नहीं आते तो तब भाई एक सेकंड में वो सब कुछ खत्म। खैर, उस इंसिडेंट के बाद आज भी लीवाई अपने कप को ऊपर से पकड़ता है। तुम देख ही सकते हो कि एओटी के अंदर एक छोटी सी डिटेल के पीछे कितना पेनफुल स्टोरी छुपा है। एंड आगे तो और भी दर्दनाक स्टोरीज है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दो, ताकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मुझे वो सेम फीलिंग ना फील करना पड़े। वेल, हम सबको पता है कि अटैक ऑन टाइटन की फोरशैडोइंग जेन्युइनली नेक्स्ट लेवल है और उन्हीं में से सबसे डार्क और सैडेस्ट हिंट हमें सीजन 1 में ही मिल गया था। बेसिकली एक स्क्रीन में मिकासा को एक मैंटिस को ऑब्जर्व करते हुए दिखाया गया था। अब ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम में सभी को एक नॉर्मल नेचर शॉट लगेगा, लेकिन ये चीज इनडायरेक्टली मिकासा और एरन के एंडिंग को फोरशैडो कर रहे थे, क्योंकि जो फीमेल मैंटिस होते हैं वो कभी कभी अपने पार्टनर का गला काट देती है। अब ऐसा वो क्यों करती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि इसायामा सेंसेई ने बहुत पहले ही एंडिंग को सोच कर रखा था, लेकिन ये वाला नहीं बल्कि दूसरा वाला एंडिंग। अब कंफ्यूज मत होना, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने करंट एंडिंग को सोचने से पहले एक और एंडिंग सोच कर रखा था जो कि और भी ज्यादा डार्क है। इसायामा सेंसेई का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो सीरीज के आखिर में सबको ही मार देंगे, लिटरली सबको, लेकिन शुक्र मनाओ कि उनके एडिटर ने उन्हें इस आइडिया को कंटिन्यू करने से मना कर दिया।
वरना जो एंडिंग हमें मिला है उससे भी दर्दनाक एंडिंग मिलता। पर्सनली मुझे करंट एंडिंग काफी पसंद है। हाँ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा क्योंकि हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है, लेकिन एक चीज जो कि इस एंडिंग को और भी ज्यादा हेवी बनाती है वो है उन कैरेक्टर्स के डेथ जो कि ऑडियंस को बहुत पसंद थे, जैसे कि सासा की डेथ। बट ट्विस्ट ये है, जब सासा अपने डेथ के करीब थी तब एरन का रिएक्शन अजीब था, लेकिन ऐसा क्यों? वेल, ये कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था बल्कि रियलाइजेशन था, क्योंकि एरन को फ्यूचर ऑलरेडी पता था, उसने सब कुछ देख लिया था। तो जब सासा ने मरने से पहले वही सेम लास्ट वर्ड बोले जो एरन ने फ्यूचर मेमोरीज में देखा था, तो तब उसे फाइनली कंफर्म हो गया कि चाहे वो कुछ भी कर ले, फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं होगा। इसलिए उस टाइम पर उसका रिएक्शन थोड़ा अजीब था। नाउ तुम्हें ये स्क्रीन तो याद ही होगा जहाँ पर एरन मिरर में देखकर अपने आप से कुछ ये कह रहा था। वेल, हम सबको पता है कि जब बात एरन के प्लान की आती है तो वो नेक्स्ट लेवल था। हालांकि एरन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उसने फ्यूचर देख लिया, और जो फ्यूचर उसने देखा था उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ ऑलरेडी फिक्स था। इसलिए जब वो मिरर के सामने खुद से बार बार फाइट करते रहो बोल रहा था, तो तब बेसिकली वो अपने आप को मेंटली पुश कर रहा था, खुद को याद दिला रहा था कि बस गोल तक पहुंचना है चाहे कुछ भी हो जाए। एंड सच कहूं तो ये नॉर्मल मोमेंट नहीं था, वो लिटरली अपने आप को संभाल रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जो कर रहा था उससे वो खुद भी नफरत करता था। और जब उसने हांजी पर गुस्सा करते हुए ये पूछा था कि कोई और वे है क्या तुम्हारे पास, तब वो सच में गुस्सा नहीं था, बस वो चाह रहा था कि कोई उसे रोक ले ताकि उसे वो सब ना करना पड़े जो वो करना चाह रहा था। एरन बाहर से बस डिटरमाइंड और रूथलेस लग रहा था, लेकिन अंदर से वो एक ऐसा इंसान था जो अपने ही डिसीजन से बचना चाहता था पर बच नहीं पा रहा था। और शायद इसीलिए उसने मिकासा से पूछा था कि आखिर मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो क्वेश्चन पूछने से पहले ही एरन के फेस पर सैडनेस क्लियरली विजिबल हो रहा था, क्योंकि एरन को आंसर ऑलरेडी पता था। उसने फ्यूचर मेमोरीज में वो मोमेंट पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उसने मिकासा से वो क्वेश्चन पूछा, क्योंकि डीप इनसाइड एरन अभी भी एक टीनी होप होल्ड करके बैठा था। उसे लग रहा था कि शायद इस बार मिकासा कुछ अलग बोल दे, कुछ ऐसा जो फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर दे। और सच कहूँ तो उस वक्त अगर ये बुढ़ा नहीं आता तो शायद मिकासा अपनी फीलिंग को ओपनली कन्फेस कर देती, जिससे कि उन दोनों की स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जा सकती थी। शायद एरन को वो एक रीजन मिल जाता सब कुछ छोड़ देने का, लेकिन जैसे ही मिकासा आंसर देती है तब एरन का वो लास्ट होप भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मिकासा एग्जैक्टली वही आंसर देती है जो एरन ऑलरेडी फ्यूचर में देख चुका था। और क्योंकि उसका वो टीनी होप भी टूट गया था तो आखिर में उसे अपने खुद के बनाए गए रास्ते पर चलना पड़ता है। हालांकि उसके डिसीजन की वजह से उसे थोड़ी देर के लिए तो वो फ्रीडम मिल गया था जो वो चाहता था। एंड ये साफ साफ हम स्क्रीन में देख सकते हैं जहाँ पर कि एरन बादल के ऊपर अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहा था। एंड ये एओडी की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट में से एक है। वो मोमेंट एरन के लिए काफी पीसफुल था, बट वो कहते हैं ना जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं, क्योंकि जिस बादल पर एरन खड़ा था वो कोई बादल नहीं था बल्कि वो स्टीम था जो कि डायरेक्टली कोलोसल टाइटन की बॉडी से निकल रहा था, जब वो नीचे लाखों लोगों को अपने पैरों से कुचल रहा था। अब अगर तुम सोच रहे होगे कि आखिर एरन उस टीम के ऊपर खड़ा कैसे था, वेल मेरे भाई इतना दिमाग मत लगाओ। खैर, इसे हमें सेंसर ने सिर्फ इस एक फ्रेम के अंदर हमें ये बता दिया कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एरन ने सिर्फ अपने फ्रीडम पाने के लिए ना जाने कितने लोगों की जान ले ली। उसे कुछ देर के लिए तो वो फ्रीडम मिल गया, बट उसका प्राइस उसने खुद तो पे करा और साथ में उन ह्यूमन से भी करवाया जिनका इन सब चीजों से लेना देना भी नहीं था। और फाइनली जब रम्बलिंग अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है तो कहानी वहां आती है जहां इसे ट्रेजेडी का सर्कल कंप्लीट होता है। मिकासा एरन के सर को काट देती है, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि साइंटिफिकली हिट करने के बाद भी ब्रेन 15 सेकंड तक कॉन्शियस रहता है। अब ये मत सोचना कि उन 15 सेकंड में एरन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से वो फिर से जिंदा हो गया। जब आखिर में मिकासा ने एरन के कटे हुए सिर पर किस किया तो तब उसे वो किस लिटरली महसूस हुआ था। एरन ने मिकासा का प्यार अपने आखिरी पल में महसूस किया था। और जब फाइनली एरन मारा गया तो तब मिकासा ने उसकी ग्रेव को वहीं पर बनवाई थी जहाँ से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी। बट मिकासा ने एरन के ग्रेव पर कभी उसका नाम लिखा ही नहीं था, और इसका रीजन काफी इमोशनल है, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता कि एरन का ग्रेव एग्जैक्टली कहाँ है तो शायद लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देते। आफ्टर ऑल दुनिया के लिए एरन एक हीरो नहीं था बल्कि एक विलन था जिसने की रम्बलिंग के थ्रू काउंटलेस लोगों की जान ले ली। लेकिन फिर मिकासा ने उसके ग्रेव पर लिखा क्या था? वेल, उसने लिखा था हियर फॉरएवर, रेस्ट पीसफुली माय मोस्ट बीलव्ड माय डियर 854। अब ये 854 का मतलब क्या है? एक्चुअली 854 वही ईयर है जब एरन उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। रुको भाई, अभी एक और चीज बाकी है। जब मिकासा एरन की ग्रेव पर आती है तो वो 4 व्हाइट रोजेस को छोड़ती है। अब ये कोई रैंडम डिटेल नहीं है, इसके पीछे भी एक मीनिंग है। 4 व्हाइट रोजेस का मतलब होता है नथिंग कैन सेपरेट अस। ये मिकासा का अपना साइलेंट वे है कहने का कि चाहे दोनों एक साथ नहीं रह पाए लेकिन उनका कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होगा। और शायद इसीलिए मिकासा ने एरन के दिए हुए स्कार्फ को कभी नहीं फेंका, इवन दो
एरन ने खुद उसे फेंकने के लिए कहा था। खैर मिकासा ने तो एरन की बात नहीं सुनी, लेकिन तुम मेरी बात सुनो और इन दोनों वीडियोस में से किसी एक पर क्लिक कर दो, जिसे देखने के बाद तुम्हें डेफिनेटली मजा आ जाएगा। बाकी मैं तुमसे सीधा वही मिलूंगा जिस भी वीडियो पर तुमने क्लिक किया हो। तब तक के लिए बाय बाय।